हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम करने जा रहे हैं आपका शुरू आज से वन शॉट वीडियोस जो आपको पूरा कंप्लीट 9th और 10th की एनसीईआरटी जो साइंस हमने हिंदी में लैंग्वेज ली है उसका हम करेंगे। पहला चैप्टर है आज आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसको देखेंगे। आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट रिवीजन टारगेट है आपका कि आप अपने एग्जाम में साइंस में 95 प्लस स्कोर कर पाएँ, अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ। देखिए, नोट्स आप चाहें तो आप प्रोवाइड आपको हो सकते हैं व्हाट्सएप पर, उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने नोट्स खुद से बनाइए, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, हम पहले दोनों मतलब समझते हैं जो हमें पूछा गया है, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। उससे पहले हम एक चीज़ को समझ लेते हैं। हमारे आसपास जितने भी परिवर्तन होते हैं उनको दो प्रकार में बांटा गया है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें कुछ नया पदार्थ बनता है और जिसको पुनः उसकी पहले वाली स्थिति में वापस नहीं लाया जा सकता। हम अपने दैनिक जीवन के बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं, जैसे दूध से दही बनना। तो आप दही क्या है, एक नया ही पदार्थ बना है जिसके गुण आपके दूध से अलग हैं, और क्या है, उसको फिर से आप वापस दूध नहीं बना सकते। हालांकि वो आपके यूज़ का है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप दही आपके स्टमक के लिए, आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बट आप उसको फिर भी वापस दूध नहीं बना सकते। रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है, कोई भी मार्कर है, मार्कर मान लेते हैं, ये कोई भी चीज़ हमारे हाथ से गिरकर प्लास्टिक की हमने तोड़ दी है, इसको इस तरीके से मान लीजिए, हम उसको वापस फेविक्विक से चिपका सकते हैं। ठीक है, तो ये था, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक और रासायनिक। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अपने छोटे भाई बहन के साथ शेयर करना ना भूलें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। नए सेशन के लिए, जो अभी बच्चे 8th 9th में हैं, नए सेशन के लिए उनको पहले से ही शेयर कर दीजिए। ठीक है, दूसरे चैनल पर आप क्वेश्चंस के लिए जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमें पता चला परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। दोनों का ही जीवन में महत्व है। रासायनिक परिवर्तन के हम बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी दैनिक लाइफ में देखते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि अगर गर्मी का मौसम है, आप रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही दूध को छोड़ दें, आप उसको फ्रिज में ना रखें, तो वो क्या होता है, फट जाता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, या फिर आप देखते हैं अंगूर, अगर आप कभी देखेंगे कि ऐसे ही अगर गर्मी का मौसम हो या सर्दी भी हो, बहुत लंबे समय तक वो ऐसे ही खुले में रखे हैं, तो आप देखेंगे उनका किण्वन हो जाता है। ठीक है, या हम कोई लोहे का टुकड़ा, कील वगैरह कुछ ऐसा देख सकते हैं, हम उसको छत पर पड़ा हो, ये वायु के संपर्क में हो, जल के संपर्क में हो, तो आप वहां पर देखेंगे कि आपका जो लोहा है वो क्या होता है, संक्षारित हो जाता है। ये वायु से क्रिया करके अपने ऊपर एक परत चढ़ा लेता है जो उसका ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन आता है। फिर आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर हो रही हैं, जैसे भोजन का पाचन हो रहा है। भोजन का पाचन हमारे शरीर में एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल साइंस में पढ़नी है, ये सबको पता है। भोजन का पाचन, पाचन पोषण, ये सब आपने जैव प्रक्रम में पढ़ना है, लाइफ प्रोसेस में पढ़ना है। ठीक है, फिर श्वसन होता है। श्वसन में क्या होता है, जो आपने भोजन को पाचित किया है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपके शरीर को ऊर्जा देते हैं। लेकिन वो ऊर्जा कैसे देते हैं? भोजन का पाचन, जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें ग्लूकोज में पाचन हो जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन ये ग्लूकोज हमारे किसी काम का नहीं है जब तक शोषण नहीं होता। जब शोषण होता है, जब ऑक्सीजन अंदर आती है, तब आप इस तरीके से समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन जहाँ भी होती है वो जलाने का काम करती है, तो वो ग्लूकोज को जला रही है, जल रहा है, तो उससे क्या है, ऊष्मा निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है, वही ऊर्जा आपके शरीर के काम की है। ठीक है, तो ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। शोषण को भी ले सकते हैं आप पाचन को भी ले सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण को भी ले सकते हैं। ये सारे बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन आप अपने आसपास देखते हैं। भौतिक परिवर्तन के भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं। आप अगर देखें, आप बर्फ को देखें, बर्फ को आप क्या कर सकते हैं, पिघलाकर द्रव बना सकते हैं। द्रव से आप उसको ज़्यादा उबालकर उसको और टेम्परेचर देकर उसको भाप बना सकते हैं। फिर भाप को ठंडा करके आप फिर से द्रव बना सकते हैं।
द्रव को और ज़्यादा ठंडा करेंगे तो वो फिर से क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो ये भी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, क्योंकि आप उसको पहले वाली अवस्था में वापस ला पा रहे हैं। ठीक है, आप हमेशा से, आपको इतना टफ क्वेश्चन इससे नहीं आता, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से 9th 10th में आपने पढ़ा भी है। तो आपको क्या, कोई भी चीज अगर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे उसमें पूछा गया है कि रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, तो फटाक से उसमें देख सकते हैं आप, जिसको वापस उसकी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। जैसे कोई चीज आपने जला दी, आपने लकड़ी को जला दिया, वो राख बन गया, तो क्या आप उसको वापस से लकड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो इस तरीके से देख के आप पहचान सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दोनों में मतलब समझिए, दोनों चीजें अलग अलग है। रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, एक प्रक्रिया है, मतलब एक प्रोसेस है जो हमारे आसपास हो रहा है, हमें पता चल रहा है हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप उस अभिक्रिया को लिखकर या किसी समीकरण का रूप देते हैं, प्रतीकों से उसको दर्शाते हैं, तब वो है आपका रासायनिक समीकरण। दोनों चीजों में फर्क समझ आया? अब देखिए, रासायनिक परिवर्तन को समझिए क्या होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में आपने लिखना है यहाँ पर पहली चीज जो है रासायनिक अभिक्रिया। आपने देखा रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, एक प्रक्रिया है जो आपके आसपास होती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के अभी हम आगे लक्षण देखेंगे, कैसे पता चलेगा कि हमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रासायनिक परिवर्तन में आपने क्या देखना है, रासायनिक परिवर्तन में जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक क्या करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसके गुणधर्म भी अलग होते हैं। ये क्या है, आपका रासायनिक परिवर्तन है, जिसके गुणधर्म भी क्या होगा, अलग होंगे। रासायनिक अभिक्रिया में भी वही है। आप देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में आप लिख सकते हैं, यह क्या है, एक प्रक्रिया है, और इसमें क्या होता है, जब जो भी नया पदार्थ बनता है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं या किसी अन्य तरीके से वो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसके गुणधर्म अलग होते हैं। ठीक है, फिर आता है रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। अब इसके लिए आपके एनसीईआरटी में 3 आपको क्या दे रखा है, क्रियाकलाप दे रखे हैं, जिसको हम चैप्टर में डिटेल में देख चुके हैं। पहला आप देखेंगे, मैग्नीशियम का रिबन लेना है आपने, और आपने उसको जलाना है। पूरा प्रोसेस आपको बुक में छपा हुआ है, देख सकते हैं आप। ठीक है, उसको क्या करना है, आपने किस तरीके से अरेंज करना है वो आपको पता है। यहाँ हमने सिर्फ एक लाइन समझनी है, हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाना है। अभी आपको पता चला कि आप मैग्नीशियम रिबन आप ले रहे हैं, मैग्नीशियम एक धातु है, जब आप उसका रिबन ले रहे हैं तो उसको जलाने के लिए क्या जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। कोई भी चीज अगर जल पाती है तो वो ऑक्सीजन की वजह से ही जल पाती है। आप अपने कमरे में माचिस की तीली को जला सकते हैं, क्योंकि आपके कमरे में आसपास क्या है, ऑक्सीजन उपस्थित है। तो मैग्नीशियम की मतलब आप किससे क्रिया करा रहे हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हैं, तब आपका क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये रहा, मान लीजिए मैग्नीशियम का रिबन, आपने क्रिया किससे कराई है, ऑक्सीजन से कराई है। जो नया पदार्थ बनता है वो बनता है मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ठीक है, क्या बनता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ठीक है, इतनी बात समझ आई, लेकिन इस चीज को आप अभी ना समझे, ये जो मैंने लिखा है इसको आप आगे देखेंगे। ठीक है, अब हमें पता चला कि अब देखें, जब उसको जलाया तो एक तो उसमें देखा आपने धुएं जैसी फ्लेम निकली, ज्वाला निकली सफेद कलर की। दूसरा क्या हुआ, राख बन गया, वो राख बन के क्या हुआ, नीचे बैठ गया, पाउडर जैसा बन गया। ठीक है, फिर आप जब दूसरे क्रियाकलाप पर जाते हैं तो आप देखते हैं जो आपका दूसरा क्रियाकलाप है, आप उसमें देखेंगे जिंक के आपने दाने लेने हैं। जिंक एक धातु है जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, आप अभी सुनिए, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब आप उस दानों को डालते हैं तो आपको क्या पता चलेगा, एक लवण बनेगा और आपको एक गैस निकल के पता चलेगी कि एक गैस निकली है। ठीक है, उसी तरीके से जब लेड नाइट्रेट को आप पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट करते हैं, जब वो आपस में मिलते हैं तो पहले तो वो रंगहीन होते हैं, बाद में क्या होता है, एकदम से उनका जब चेंज होके जो नया पदार्थ बनता है वो पीले कलर का अपशेप बन जाता है। 3 क्रियाकलाप हमने देखे, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। हमें इससे क्या पता चला, कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, आप इसको कैसे पता कर सकते हैं। पहले हमने देखा, पहला क्या हुआ, पदार्थ की अवस्था में चेंज हुआ, ये हम कह सकते हैं तापमान में परिवर्तन हुआ। आपने इसको जलाया, ताप दिया, तभी तो वो ऑक्सीजन जली, तापमान बढ़ा, वो क्या हुआ, जल गया।
फिर दूसरा आप देखते हैं कि गैस का निष्कासन होता है। जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन गैस ही निकले, कोई दूसरी गैस का भी निष्कासन हो सकता है। तीसरा देखा आपने कि कलर में, रंग में परिवर्तन हुआ। तीसरी एक्टिविटी क्रियाकलाप आपको बताती है कि रंग में परिवर्तन हुआ। मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया को आप कैसे उसके अभिलक्षण बता सकते हैं। भैया रासायनिक अभिक्रिया हुई है, आपको कैसे पता चलेगा। अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन होता है, किसी गैस का निष्कासन हो सकता है, मतलब कोई गैस निकल सकती है। तो हम तीनों एक्टिविटी को देखते हैं। फर्स्ट हमने देखा मैग्नीशियम की क्रिया आपकी ऑक्सीजन के साथ हुई, तब आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। फिर हमने देखा जिंक है आपका जस्ता, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, वो H2SO4 के साथ जब उसने क्रिया करी तब आपका जिंक सल्फेट बनता है, प्लस आपका हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ठीक है, ये क्या है, किस तरीके से इनको लिखते हैं, क्यों लिखना जरूरी है, ये हम अभी आगे बात करेंगे। इस चीज को आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए रासायनिक समीकरण सबको पता है जल जीवन के लिए कितना जरूरी है। जल ही जीवन है, ये हम पढ़ते हैं। तो सबको पता है कि जल कैसे बना होता है। जब हाइड्रोजन, जल का सूत्र तो सभी को पता है H2O, जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ मिलकर आपस में संयोग करती है तब आपका जल बनता है। ठीक है, लेकिन हम इस चीज को देखें, पहले तो हम इस चीज को क्या है, एक प्रोसेस, हमें प्रक्रिया पता चल रही है कि ये अभिक्रिया हो रही है, वो अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है जिनके गुणधर्म भी अलग होते हैं। क्योंकि हम अगर देखें जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन हम इस तरीके से उसको लिख सकते हैं पहले तो, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस तरीके से लिखा जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या करते हैं, आपका जल का निर्माण करते हैं। आपस में मिलकर जल का निर्माण करते हैं। जल का निर्माण करते हैं। अब यहां पर समझिए, ये हमने लिखा और ये प्रक्रिया है, हमें पता चल रहा है। लेकिन यहां पर आप देखिए इतना लंबा हम लिख रहे हैं। ये तो अभी हमने दो से मिलकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले तब जल बन गया। अब बहुत लंबी लंबी आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, तो उनको इस तरीके से लिखना थोड़ा टफ काम हो जाता है। तो थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या है, शब्द समीकरण आई। शब्द समीकरण क्या होती है, जब आप उसको शब्दों में लिखकर बताते हैं। किस तरीके से, जैसे आप लिख सकते हैं इस अभिक्रिया को, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर आपका क्या बना रहे हैं, तीर के निशान लगाएंगे आप जो उत्पाद की तरफ होगा, और यहां पर आप लिख सकते हैं जल। क्या लिख सकते हैं, जल। तो ये क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, जल बनाया। तो यहां पर क्या हुआ, आपने शब्दों में लिखकर उसको बताया। लेकिन अगर हम इससे भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर दें चीजों को तो और भी अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई किया साइंटिस्ट ने कि भाई ये भी थोड़ा बड़ा है, हम इसको और अच्छे से प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, आपका जो शब्द समीकरण है उसको भी किससे बदल दिया, रासायनिक समीकरणों को सूत्रों के द्वारा लिखकर उन्होंने उसको बदल दिया कि अब इनके प्रतीकों से लिखते हैं। जैसे हम देखते हैं ना 118 तत्व आज की जो तारीख है उसमें आपको ज्ञात हैं आवर्त सारणी में, उससे आप प्रतीक देखते हैं। आपको पता है हाइड्रोजन के लिए हम H का इस्तेमाल करते हैं, हीलियम के लिए हम He देखते हैं, सोडियम के लिए Na देखते हैं, मैग्नीशियम के लिए Mg देखते हैं, सिलिकॉन के लिए Si देखते हैं। इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास तत्व हैं। 30 तक आपको पता होना चाहिए, 1 से लेकर 30 तक आपको लर्न होने चाहिए उनके प्रतीक परमाणु क्रमांक तक। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हम इस समीकरण को कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन आपको कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं मिलता। मुक्त अवस्था मतलब H नहीं मिलेगा, H होगा तो वो H+ हो जाएगा, जो कि बहुत अभिक्रियाशील होता है, जो दूसरे H के साथ मिलकर क्या करता है, H2 बना लेता है। ठीक है, और ऑक्सीजन भी आपको क्या है, आपके अणु के रूप में मिलेगा, और इससे क्या बना, आपका जल बन गया। ये क्या है, आपका समीकरण, जिसको आपने शब्द समीकरण को किससे आपने रिप्लेस कर दिया, सूत्रों से उसके रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहां पर
थोड़ा सा इसको और सुधारने की कोशिश की गई और सुधारा गया, ज़रूरी भी था। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो आपके पास शब्द समीकरण है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरफ आप देखें ऑक्सीजन के यहाँ पर आपको कितने परमाणु दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 2 होंगे ना, 1 2, तभी तो यहाँ पर 2 O2 दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने होंगे, 2 होंगे, तभी तो यहाँ पर आपको H2 दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप उत्पाद की तरफ जाते हैं तब आपको 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। 1 ऑक्सीजन कहाँ गया? 1 ऑक्सीजन को हम इस तरीके से गायब नहीं कर सकते। अगर आप अपनी याददाश्त पे जोर डालने का कोशिश करेंगे तब आपको ध्यान आएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आप द्रव्यमान को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है। तो अब ऑक्सीजन इस तरीके से गायब नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ सुधार करने की जरूरत थी। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़े बहुत कुछ चीजें बता देती हूँ। ये जो आपको तीर का निशान दिखाई दे रहा है, इसके जो इस तरह पदार्थ होते हैं वो होते हैं आपके अभिकारक। ये कैसा बन गया? वो क्या होते हैं? आपके अभिकारक होते हैं। अभिकारक होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। वो कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4। और उसी प्रकार जो आपकी तीर के दाहिनी तरफ होते हैं, आप इस तरीके से अपनी नोटबुक को देख रहे होंगे ना, तो बाएं हाथ की तरफ जो है वो आपके अभिकारक उपस्थित है और तीर के दाएं हाथ की तरफ जो है वो आपका उत्पाद है, मतलब प्रोडक्ट है। ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, वो भी 1 2 3 4 5, जो भी वो अभिक्रिया पर निर्भर करता है क्या अभिक्रिया है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको सुधारने की जरूरत आई और ये क्या है आपकी? ये है आपकी ढांचा समीकरण। ये क्या है? ढांचा समीकरण। ढांचा समीकरण इसको क्यों बोल रहे हैं? ढांचा समीकरण क्या है? इंपॉर्टेंट है, आपको 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो देखिए ढांचा समीकरण, आप सिंपल भाषा में मैं आपको कहूं तो ढांचा समीकरण वह रासायनिक समीकरण है जिसको संतुलित ना किया गया हो, या आप दूसरी परिभाषा को देख सकते हैं, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उत्पादों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होती है। या आप सिंपली दूसरी भाषा का यूज कर सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको संतुलित ना किया गया हो वो ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, अब इसको संतुलित करना क्यों जरूरी है ये भी आपको बताया, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया में आप जो है द्रव्यमान को ना ही तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा टर्म क्या आया आपका? रासायनिक अभिक्रिया को, अब जो रासायनिक अभिक्रिया की हम बात कर रहे थे उसको संतुलित कैसे करते हैं। बहुत सारे स्टेप हैं, अभी उन स्टेप को देखने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको बताया था कि पहले चरण में आपने बॉक्स बनाने हैं। क्यों बनाने हैं भाई? क्योंकि आप बॉक्स के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप अगर मुझे एक बात बताओ, आपको H2O को आपको लग रहा है कि दूसरी तरफ 2, आपने देखा ना अभी किस तरीके से हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा था, आपका H2O बना रहा था। तो आप इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर 2 नहीं लगा सकते, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये तो सूत्र ही चेंज हो जाएगा। ये दूसरे यौगिक का सूत्र है हाइड्रोजन परऑक्साइड, मतलब ये तो आपका वो है ही नहीं जो आप बात कर रहे थे। तो हमने ऐसे सिंपली बात की थी कि बॉक्स बनाना है, फिर देखना है कौन सा ज़्यादा नंबर में है उसको पहले देखेंगे। एक तरफ हम सारणी बनाएंगे अभिकारक में तत्वों की क्या संख्या है परमाणुओं की, फिर दूसरे देखेंगे उत्पाद में तत्व के परमाणुओं की क्या संख्या है। ये चीज़ें अब हमें आती हैं। हम सिंपल से अब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। जिस तरीके से हम शॉर्टकट देखें तो यहाँ पर अगर देखें इस रासायनिक अभिक्रिया को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करनी होती है। आपने थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाएंगे, बहुत सिंपल चीज़ है। आपने स्टेप नहीं देखे हैं तो आप उसको देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर 2 H2 है, यहाँ पर 2 आपका ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, H2 तो आपके पास 2 ही है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो मतलब आपको यहाँ पर गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपने गुणा किया तो आपने देखा ऑक्सीजन अब क्या हो गए, 2 हो गए, क्योंकि आप इससे गुणा करेंगे ना तो ये क्या हुआ, 2 हो गया। लेकिन यहाँ पर जब ऑक्सीजन आपका संतुलित हुआ है तब आप देखेंगे कि ये हाइड्रोजन क्या हो गया, असंतुलित हो गया। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या हुआ, 2 दूना 4, मतलब 4 हो गए। तो यहाँ पर भी आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी चीज समझ आई, आगे बढ़े।
रासायनिक समीकरण समझ आया ना सभी को। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्र की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में आपने देखा ना फर्क क्या था। रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। वो क्या है, आपका एक प्रक्रिया है जिसमें आपने देखा कि नए पदार्थों का निर्माण होता है जिनके गुणधर्म अलग होते हैं। विलक्षण देखें कैसे पता चलेगा। फिर रासायनिक समीकरण क्या है, आप लिख सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्र की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण लिया कि जल कैसे बनता है, आप ये उदाहरण लिख सकते हैं। या दूसरा जो अभी हमने देखा था मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जरा हम दूसरी अभिक्रिया की बात कर लेते हैं जो अभी हमने पहले देखी। पहली अभिक्रिया क्या थी, Mg+O2। बहुत सारे रासायनिक समीकरण आपकी बुक में हैं, तो आप उनको खुद से संतुलित करने की कोशिश कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। क्या बनाया, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से यहाँ पर मैग्नीशियम एक है, यहाँ पर भी एक है। अभी कारक में ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, कर दिया। लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पर क्या हो गया, असंतुलित हो गया, तो उसको हमने क्या किया, संतुलित कर दिया। अब दूसरी रासायनिक समीकरण को हम देखते हैं जो कि है आपकी, अभी हमने देखी थी Zn की जब अभिक्रिया होती है जस्ता की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तब आपका क्या बना था, ZnSO4 जिंक सल्फेट और आपका हाइड्रोजन गैस बना था। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं तत्व कौन कौन से हैं आपके, और यहाँ पर आप लिखें अभिकारक में कितने होंगे वो, और यहाँ एक तरफ लिख सकते हैं उत्पाद में। सारणी आप बना सकते हैं, इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करके इसको देख सकते हैं। ये आपको चीज़ों को आसान बना देगा, आपको समझने में थोड़ी। देखें जिंक के यहाँ पर तत्व देख लें कौन कौन से हैं, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। अभी कारक में अगर हम जिंक देखें, जिंक कितना है, 1 है। ठीक है, उत्पाद की तरफ जाएं तो जिंक कितना है आपका, 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन आपका अभिकारक में कितने हैं, 2 है। उत्पाद की तरफ जाएंगे तो कितने हैं, 2 हैं। सल्फर आपके अभिकारक में कितने हैं, 1 है, और उत्पाद में भी कितने हैं, 1 है। 1 लिखना है यहाँ। और यहाँ पर ऑक्सीजन अभिकारक में 4 हैं, और यहाँ पर भी आपके 4 हैं, 4 हैं, 4 हैं। मतलब यह जो रासायनिक समीकरण है वो पहले से ही क्या है आपका, पहले से ही आपकी संतुलित है। इसको संतुलित करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और समझने की कोशिश करते हैं। जो आपकी बुक में एक इम्पॉर्टेंट रासायनिक समीकरण दी गई है उसको संतुलित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए बॉक्स बना के करेंगे, सारणी बनाएंगे, उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक, आपकी जो आयरन है वो अभिक्रिया, आपका आयरन जो है वो आयरन आप इसको क्या, लोहे से देख सकते हैं। जो लोहा होता है उसको आप आयरन बोलते हैं। जल से जब इसकी अभिक्रिया होती है तब आपका बनता है Fe3O4 प्लस आपका हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से अगर हम एक बार सारणी बना लें तो यहाँ पर क्या लिखना है, हमने तत्व लिखना है। यहाँ पर कहाँ लिखना है, अभिकारक में कितने हैं वो तत्व, फिर हमने देखना है उत्पाद में कितने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। तत्व कौन कौन से हैं, Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अभिकारक में अगर हम देखते हैं तब आपका Fe कितना है, 1 है, और उत्पाद में अगर हम देखें तब आपका Fe कितना है, 3 है। मतलब क्या होता है इस बात का, अब आप इसको देखेंगे, आपको गुणा करना पड़ेगा। कहाँ, अभिकारक में। अगर आप अभिकारक में गुणा करते हैं तब आपका क्या होगा, 3 यहाँ पर मिलेगा आपको अभिकारक में। तो किससे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 3 से ही करना पड़ेगा इसका गुणा, तब आपको 3 मिलेगा। मतलब हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं, हो गया। हाइड्रोजन को देखते हैं, आपका अभिकारक में कितने हैं, 2 हैं। उत्पाद में कितने हैं, उत्पाद में भी 2 हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। जबकि हमने जो रूल देखा था उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि हम पहले उसको लें जिसका नंबर जाता है। जैसे ऑक्सीजन में हम देखें Fe3O4 में हम देखें तो ऑक्सीजन का नंबर ज़्यादा है,
आप उस तरीके से देख सकते हैं। वो एक वीडियो में 15 से 20 मिनट की वीडियो है, आप संतुलित करना सीख जाएंगे। यहाँ पर हम शॉर्टकट को यूज़ कर रहे हैं। आपको अगर वो चरण एक बार भी आपने पढ़ा होगा तो आप इस चीज़ को आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। और यहाँ पर देखेंगे तो आप कितना है, यहाँ पर है आपका 4 ऑक्सीजन। फिर से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको गुणा करना पड़ेगा। ये 4 है, यहाँ पर भी 4 है, गुणा करना पड़ेगा किससे, 4 से। मतलब यहाँ पर आपको गुणा करना पड़ेगा 4 से। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन आपका 4 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए अब आपका हाइड्रोजन जो था वो क्या हो गया, असंतुलित हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 4 दूना 8 और यहाँ पर कितना है, 2 है। अभी कारक में कितना हो गया, 8 हो गया और यहाँ पर 2 ही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये 8 हो जाए 4 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो रासायनिक समीकरण अब हम लिख रहे हैं ये आपका क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, जिसमें हमने शॉर्टकट देखा, सारणी बना सकते हैं, अदरवाइज आप स्टेप से जा सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब आगे बढ़ते हैं चीजों को। देखिए थोड़ा सा चीजों को और सूचना पूर्ण बनाने के लिए, मतलब इनसे और क्या क्या सूचना मिल सकती है। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ आयरन का, भी हमने देखा आयरन की जब क्रिया आपने कराई H2O से, आप इसको सिंपली करके देख सकते हैं। H2O से आयरन का कोई भी लोहे की कील ले लीजिए, आप लोहे का कोई भी टुकड़ा ले लीजिए, आप उसको जब पानी में डालेंगे तो क्या आपको ऑक्सीजन गैस निकलते हुए दिखाई दे रही है, नहीं देगी। जबकि हमने देखा इस अभिक्रिया में तो हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन जो आपका H2 है, आपको नहीं पता कि वो किस अवस्था में था। तो सूचनाओं को आपका जो है रासायनिक समीकरणों को और सूचना पूर्ण बनाने के लिए कि आपने सटीक चीज क्या लेनी है, इसके लिए आपको कुछ प्रतीकों का यूज करना होता है। जैसे आप S का इस्तेमाल करते हैं ठोस अवस्था को दर्शाने के लिए कि आपने ठोस लेना है, द्रव लेना है, गैस लेना है। और L का यूज करते हैं आप द्रव अवस्था को दर्शाने के लिए। आप AQ का यूज करते हैं मतलब जलीय, जलीय मतलब उसका जलीय विलयन है, जलीय अवस्था को दर्शाने के लिए, ठोस द्रव गैस। और G का यूज करते हैं आप गैस को दर्शाने के लिए। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं, जैसे आपने देखा होगा प्रकाश संश्लेषण, ऊपर लिखा होता है तीर के ऊपर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, मतलब उसके बिना नहीं हो सकती, क्लोरोफिल लिखा होता है। ये कुछ अभिक्रियाएं आपको दिखेंगी, आप उसके तीर के ऊपर देखेंगे टेम्परेचर होता है। चूना पत्थर जो होता है आप उसको 100 आप देखेंगे 800 तक, उसको 800 डिग्री सेल्सियस तक उसको तापमान दिया जाता है, तब वो जाके कहीं टूटता है। तो उसके बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो वो दर्शा सकते हैं आप उसको, तो कहीं आपको टेम्परेचर दिखेगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, कुछ उत्प्रेरक दिखेंगे, ये चीज़ें भी आप वहाँ पर लिख कर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है सूचनाओं को अधिक सूचना पूर्ण बनाने का, मतलब समीकरणों को अधिक और अधिक आप उससे कैसे सूचना दे सकते हैं। जैसे अभी जो अभिक्रिया देखी थी आपने, उसमें देखा था आयरन तो क्या था आपका, ठोस था। लेकिन यहाँ जो हम जल की बात कर रहे हैं वो लिक्विड नहीं था, वो गैस था, मतलब भाप के वेपर के यूज में था। ये भी आपने ध्यान रखना है। इसलिए जो अभी मैंने आपको क्रिया बोली थी वो नहीं होगी, क्योंकि आप क्या कर रहे होंगे, जल ले रहे होंगे, और वहां पर आपने जल नहीं लेना है, क्या लेना है, गैस लेना है, वेपर लेना है, ठीक है। इसलिए जो अभिक्रिया आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं देखिए 4 प्रकार की होती हैं, ये 5 प्रकार की होती हैं बोल सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है, आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, और आपका क्या होता है, रिडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। और भी सारी अभिक्रियाएं होती हैं जो हम ये मान सकते हैं कि उनके उप प्रकार में हम पढ़ेंगे, जैसे ऊष्माक्षेपी हो गया, ऊष्माशोषी हो गया, अवक्षेपण अभिक्रिया हो गया। ये सारे क्या है, आप उसके उप प्रकार के रूप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली अभिक्रिया को आप देखते हैं, वो क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, जिसको आप कंपोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। संयोजन अभिक्रिया, सभी अभिक्रिया के आपको 2 से 3 उदाहरण पता होने चाहिए। देखिए लास्ट में जब आप केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे,
आप देखेंगे आपको इतनी सारी समीकरण लर्न होंगी कि आप कोई भी यहाँ पर जो आपको उदाहरण बताया जा रहा है भले ही आप उसको भूल जाएं, लेकिन आपको कोई ना कोई ऐसा उदाहरण मिल जाएगा जो संयोजन अभिक्रिया में एकदम फिट हो रहा होगा, उसी के लिए बना है। ठीक है, एक सेकेंड। तो अब इसमें पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं हमने देखी अलग अलग प्रकार की होती हैं। अब संयोजन अभिक्रियाएं वो होती हैं जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके, अभिकारक मतलब तीर के इस तरफ जो पदार्थ थे वो अभिकारक थे, जब वो कितने हो, दो या दो से अधिक हो। मतलब जैसे हमने अभी देखा H2O2 H2O बना रहा था, तो H2O2 प्लस का निशान था बीच में, जितने भी होंगे उनके बीच में प्लस प्लस का निशान लगता जाएगा, योग का निशान लगता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल बात है, आपको पता चल गई होगी अब तक। तो संयोजन अभिक्रियाएं वह रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, आपकी संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कॉम्बिनेशन या कॉम्पोजिशन रिएक्शन आपकी कहलाती हैं। आप लिख सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती हैं, आपकी संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं, H2+O2 क्या बनाया था मिलकर, जल बनाया था संतुलित। आप इसको आप खुद से भी कर सकते हैं। Mg+O2 क्या बना था आपका, MgO बना था संतुलित। खुद से करेंगे, कोई समीकरण अगर संतुलित होने से रह जाएगी तब वो आपने खुद से संतुलित करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयोजन अभिक्रियाएं समझे आप। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है, कोयले का दहन या कार्बन का दहन, ये आपको पूछा जाता है। तब आपका क्या बनता है, जलाते हैं, मतलब आप कोयले को जलाते हैं, ये आपसे अभिक्रिया पूछी जाती है, तब आपका क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है प्लस ऊष्मा निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी प्लस क्या है, आपकी ऊष्मा निकलेगी। कोयले का दहन आपको पूछा जाता है। ठीक है, या आप देखेंगे कि जो ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जैसे प्राकृतिक गैस का दहन देखते हैं आप, प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस क्या होती है आपकी, मीथेन का जब आप दहन करते हैं मतलब जलाएंगे फिर से, तब आप इसको क्या बोलेंगे, अच्छा आप इसको संतुलित कर सकते हैं, दो इधर हैं दो इधर हैं, किधर हो गया, संतुलित है। आप इसका जब दहन करेंगे, आपका प्राकृतिक गैस का दहन होता है, तब आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है भाप के रूप में जो उड़ जाता है। ये जल क्या है, गैस के रूप में है, और क्या है आपका ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, ये मैंने आपको उदाहरण क्यों दिए जिसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर समझेंगे आप वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा बाहर निकलती है। जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और क्या है, साथ में ऊष्मा बाहर निकल रही है, वह सारी रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। अभी हमने देखा, हम उप प्रकार पढ़ेंगे, क्या था, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का सिंपल से आप देख सकते हैं वह सारी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा क्या है बाहर निकल रही है, वो क्या है आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इस चीज को समझते हैं, वो क्या है ऊष्माक्षेपीय। भोजन का पाचन भी आपका ऊष्माक्षेपीय होगा, क्योंकि क्या होगा, ग्लूकोज का आप देखते हैं जो ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, और ऊर्जा ही तो मिलती है आपको। वही तो आप देख सकते हैं, ऊर्जा का एक प्रकार, ऊष्मा, ये सब एक ही तो हम देखें इनका वर्ड का मीनिंग है, तो ऊर्जा आपको मिलती है, तो वो भी क्या है आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया होगी वो होगी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को आगे देखते हैं। पहले एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया में बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया को देख लेते हैं जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, लेकिन आपको आपके एग्जाम में पूछी जाती है।
जब कैल्शियम ऑक्साइड जो है आपका बुझा हुआ चूना, अनबुझा चूना, जो क्या है आपका अनबुझा चूना है, मतलब ये बुझा नहीं है, जब आप इसकी क्रिया जल से कराते हैं, जब आप इसकी क्रिया किससे कराते हैं, जल से कराते हैं, मतलब आप उसको बुझा रहे हैं, बिना बुझा चूना है आप उसको बुझा रहे हैं, तब आपका क्या बनता है, बुझा हुआ चूना बनता है, जिसका सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या निकलती है, इसमें ऊष्मा निकलती है, प्लस क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। इसका उपयोग सफेदी करने वगैरह में किया जाता है। अब देखिए, आपने कभी देखा होगा जब आप सफेदी, जो व्हाइट कलर का जो ऐसे कलर होता है, उसको आपने देखा होगा कि वो आप जब दीवारों पे इसको करते हो तो वो तुरंत व्हाइट नहीं होता, उसका कलर ऐसा होता है जैसे नील जो यूज करते हैं व्हाइट कपड़ों के लिए, उसका कलर इस तरीके का व्हाइट होता है, प्योर व्हाइट नहीं होता, लेकिन 2 से 4-5 दिन के बाद वो आपको व्हाइट दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या करता है, वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके साथ अभिक्रिया करके आपका कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जो क्या है आपका सफेद कलर का होता है, जो क्या है आपका सफेद कलर का होता है और जल बनाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये आपको आपके एनसीईआरटी में एक विशेष बॉक्स में भी दिया गया है। ठीक है, और बाद में अगर आप इसको ज़्यादा करते हैं तब क्या होता है, अभी इसको आगे देखेंगे, आगे समझेंगे इस चीज़ को, अभी आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, इतना समझ लीजिए। दूसरी प्रकार क्या है आपका, वियोजन अभिक्रिया। दूसरा क्या है, वियोजन। वियोजन अभिक्रिया आपका संयोजन अभिक्रिया का एकदम क्या है, अपोजिट है। वियोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया का एकदम अपोजिट है, उल्टा है। वहां पर 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एकल अभिकारक टूटकर या वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। एक लाइन तो सभी में सेम है, वह सारी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक आपका जो अभिकारक होता है, एकल अभिकारक वियोजित होकर या टूटकर आपका 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, तब वो आपका क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। इसका उदाहरण इस तरीके से आप समझ सकते हैं, आप देखें A, B, C, इस तरीके से ये क्या है, एक पदार्थ है, जब ये टूटा, इसको ऊष्मा मिली या कुछ भी इसको विद्युत धारा प्रवाहित की गई है, कुछ भी, उससे क्या होगा, ये A में टूट गया, B में टूट गया और C में टूट गया, अलग अलग उत्पाद बना लिए। इसका उदाहरण अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, जो चूना पत्थर होता है, इसको आप 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तब आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, वियोजित हो जाता है। दूसरा अगर उदाहरण देखें तो फेरस सल्फेट को अगर ऊष्मा आप देते हैं, फेरस सल्फेट को जब आप ऊष्मा देते हैं, फेरस सल्फेट को क्या करते हैं, जब आप ऊष्मा देते हैं तो ये Fe2O3 में Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है या वियोजित हो जाता है। उसी प्रकार से जल का विद्युत अपघटन किया जाता है, उसको क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए, या फिर आपका लेड नाइट्रेट जो है, लेड नाइट्रेट को आप क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं, लेड नाइट्रेट को जब क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये आपका PbO प्लस आपका NO2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस आपका O2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये NO2 जो होती है भूरे रंग की गैस होती है। इन रासायनिक अभिक्रियाओं को आप खुद से संतुलित करेंगे। अब आप रासायनिक अभिक्रियाएं संतुलित करने में, समीकरणों को संतुलित करने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आपने खुद से इसको संतुलित करना है। जो भी समीकरण नहीं आएगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और एक होता है आपका, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में भी वियोजन होता है, जैसे AgCl होता है आपका, जो सिल्वर क्लोराइड होता है, जब उसको सूर्य का प्रकाश भी मिल जाता है तब भी वो Ag और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। उसी तरीके से AgBr होता है। तो ये सारी अभिक्रियाएं आपकी किसकी हैं, वियोजन अभिक्रियाएं हैं। अब यहाँ पर एक दूसरा टर्म समझेंगे, ऊष्मा शोषी।
क्या, ऊष्माशोषी, या जिसको आप बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसका क्या है? उल्टा है एक्सोथर्मिक का। एंड एक्सोथर्मिक में आपने देखा था कि जब रासायनिक समीकरण आपका रासायनिक समीकरण या अभिक्रियाएं हो रही थी तो उसमें लास्ट में क्या था आपका? ऊष्मा बाहर निकल रही थी। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं, मतलब आप उसको ताप दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, तब वो टूट रहा है। आपने दूसरा हमने उदाहरण देखा अभी हमने कि लेड नाइट्रेट को भी आप क्या करें? गर्म कर रहे हैं, तब वो टूट रहा है। फेरस सल्फेट को आप गर्म कर रहे हैं, मतलब आप उसको ऊष्मा दे रहे हैं। उसी तरीके से जो हमने दूसरा उदाहरण लिया AgCl, उसमें आप देखेंगे कि आपको सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में ही वो होता है, मतलब सूर्य का प्रकाश वो भी तो ऊर्जा ही है, वो उसमें ऊर्जा उसको मिल रही है, तब वो टूट रहा है। मतलब यहाँ पर आप इस चीज को समझिए, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वह रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऊर्जा का शोषण होता है या अवशोषण होता है, ऊर्जा का खुद से इस्तेमाल किया जाता है, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इसका अगर आप उदाहरण देखें तो आप देख सकते हैं जो वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं वो सारे उदाहरण आप किस में लिख सकते हैं? एंडोथर्मिक में, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया में उसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारी अभिक्रिया होगी वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसी के यौगिक से विस्थापित कर देता है। उसी के यौगिक से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। विस्थापन अभिक्रिया, या फिर इसको आप बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर आप इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है? एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है, वो क्या है? आपका विस्थापन अभिक्रिया है। जैसे आप देखेंगे आयरन की जब आप अभिक्रिया कराते हैं कॉपर सल्फेट से, आयरन की अभिक्रिया किससे होती है? कॉपर सल्फेट से। तब ये क्या करेगा? ये जो आपका कॉपर सल्फेट है, आयरन इसको विस्थापित कर देगा। ये कॉपर का यौगिक है, कॉपर सल्फेट है, लेकिन आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए ये इसको इसी के यौगिक से हटा देगा, बाहर निकाल देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा। तो यहाँ क्या बनेगा? फेरस सल्फेट बनेगा और प्लस कॉपर क्या है? अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसी की अभिक्रिया देखें, दूसरी अभिक्रिया भी ले सकते हैं। लेड का अगर हम देखें, जो लेड है उसकी अभिक्रिया कराएं कॉपर क्लोराइड से, तो लेड भी क्या है? कॉपर से आपका अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। तो लेड क्या करेगा? कॉपर की जगह ले लेगा, लेड क्लोराइड बना लेगा, PbCl2 प्लस आपके कॉपर को अलग कर देगा। ठीक है, ये थी आपकी विस्थापन अभिक्रियाएं। ये क्या है? आपकी विस्थापन अभिक्रियाएं। अब दूसरी अभिक्रिया को समझते हैं। जो हमारी लास्ट अभिक्रिया है वो है आपका विस्थापन अभिक्रिया के बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान करके मतलब दो बार आपको विस्थापन देखने मिलेगा। अगर एक पदार्थ उसके दूसरे को उसके यौगिक से निकाल रहा है तो दूसरा उसके यौगिक से उसको निकाल रहा है, मतलब आपस में चेंज कर रहे हैं अपने यौगिकों को, अपने आयनों को हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के आयनों के मध्य विस्थापन होता है, जिसमें आपको क्या कहलाती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हम इसका उदाहरण लेंगे NaSO4 प्लस आपका देखेंगे इसने अभिक्रिया की बेरियम क्लोराइड। ये सारे एक्वाज हैं, आप इसके आगे AQ लिख सकते हैं, एक्वाज हैं। तो यहाँ पर बनता है बेरियम सल्फेट। क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट, जो कि सॉलिड है, आपका ठोस है, क्योंकि ये आघुलनशील है। इसको आप बोलते हैं अवक्षेप है। ये क्या है? आघुलनशील। अवक्षेप क्या होते हैं? आघुलनशील होते हैं। बेरियम सल्फेट बनेगा और आपका क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा, जिसको आप देख सकते हैं कि वो क्या होगा? वो भी एक्वाज होगा। यहाँ पर क्या करा? सोडियम ने देखा बेरियम की जगह ले ली और बेरियम ने सोडियम की जगह ले ली, तो यहाँ पर आयनों का चेंज हुआ। यहाँ पर क्या बना? अवक्षेप बना। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का चेंज होता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर समझिए, अवक्षेपण अभिक्रिया। ये जो पदार्थ बना है इस अभिक्रिया में, ये अवक्षेपण है। मतलब अवक्षेपण वो होता है
जो अगर आप देखें कि कोई टेस्ट ट्यूब या किसी बीकर में कोई अभिक्रिया होती है, जब अपक्षेप बनेगा वो नीचे तली में बैठ जाएगा अघुलनशील पदार्थ की तरह, वो घुलेगा नहीं। तो वो क्या है, आपका अघुलनशील पदार्थ अभिक्षेप कहलाता है। तो ऐसी सारी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्षेप का निर्माण होता है अभिक्षेपण रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। समझ में आया? ऐसी सारी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्षेप का निर्माण होता है अभिक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आपका जो है रिडॉक्स अभिक्रियाएं या उपचयन अपचयन आप इसको बोलते हैं, मिला के रिडॉक्स अभिक्रियाएं आप इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिडॉक्स अभिक्रियाएं बोलेंगे। लास्ट क्या है? रिडॉक्स अभिक्रिया। बाकी हमारे फिर 2 टॉपिक बचते हैं, जो है आपका संक्षारण और विकृत गंधिता। रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, उपचयन और अपचयन एक साथ होते हैं। पहले उपचयन और अपचयन को समझ लेते हैं। देखिए, वह सारी उपचयन को अगर रिडॉक्स का हम मतलब समझे, रिडॉक्स के मतलब को ही देखो, रिडॉक्स RD इसको इस तरीके से लिखते हैं आप, REDOX। इससे क्या है? रिडक्शन मतलब अपचयन, और ये इससे हम ऑक्सीडेशन का यूज करते हैं, मतलब आपका उपचयन। अपचयन में आपका होता है कि आपका अपचयन को समझिए, आप उसको बोलते हैं इंग्लिश में, उपचयन को आप बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब आपका ऑक्सीजन का एडिशन, मतलब वह सारी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, मतलब योग हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, क्या कहलाएंगी? आपकी ऑक्सीडेशन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। और दूसरी तरफ इसको आप ये भी बोल सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है लेकिन हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तब हाइड्रोजन बाहर निकलता है, उपचयन अभिक्रियाएं हैं। उसका उल्टा आप क्या बोलेंगे? वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन का तो योग हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। उपचयन का अगर आप उदाहरण देखते हैं, हम उपचयन अभिक्रिया का ये जिसको आप ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, तो आप देखेंगे कॉपर की अभिक्रिया आप किससे करा रहे हैं? ऑक्सीजन से करा रहे हैं, तब आपका कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। आप इसको यहाँ पर बैलेंस कर सकते हैं। कॉपर की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से हो रही है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, मतलब कॉपर में यहाँ पहले ऑक्सीजन नहीं था लेकिन बाद में इसके साथ क्या हुआ, देखिए कॉपर ऑक्साइड बना है, मतलब ये उपचयन का उदाहरण है। दूसरी अभिक्रिया हम पहले वाली ले सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था। पहले मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन नहीं था लेकिन वो ऑक्सीकरण के बाद उसके साथ क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ गया है। अपचयन इसी का अपोजिट होता है आपका अपचयन। अपचयन में आप क्या देखेंगे? वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन का आपका जुड़ना होगा और ऑक्सीजन का निकलना होगा, जैसे CuO प्लस H2 आपका बनेगा यहाँ पर कॉपर प्लस हाइड्रोजन। क्या बनेगा? कॉपर प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस H2O जल बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आपने क्या देखा? यहाँ पर कॉपर के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पर हट गया, मतलब ये क्या है? आपका अपचयन का उदाहरण है। लेकिन इस अभिक्रिया को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कॉपर का आपको क्या दिखाई दे रहा है? अपचयन दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन था, वो क्या हो गया? माइनस हो गया, निकल गया। लेकिन हाइड्रोजन के साथ यहाँ ऑक्सीजन नहीं था लेकिन यहाँ जुड़ा, तो ये क्या है? आपका उपचयन भी हुआ है। तो वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ होता है वो क्या होती है? रिडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। उसका उदाहरण आप यहाँ पर इस वाली अभिक्रिया को ले सकते हैं, जहाँ पर कॉपर ऑक्साइड के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन था लेकिन बाद में वो क्या हो गया? वहाँ से निकल गया है। वहीं हाइड्रोजन के साथ नहीं था और बाद में वहाँ पर जुड़ गया है। समझ आई इतनी बात? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, हमने इस चैप्टर को बहुत ही जल्दी, बहुत ही विस्तार में समझने की कोशिश की है, बहुत कम समय में। वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। अब हम बात करते हैं संक्षारण की, जो कि हम आगे चैप्टर्स में इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप इसको समझ लीजिए। मतलब धातु की कोई भी वस्तु या लोहे की कोई भी वस्तु आप देख सकते हैं, वो क्या होती है? अपने आसपास की नमी या आर्द्रता से क्रिया कर लेती है और क्या कर लेती है? संक्षारित हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है। उसके ऊपर एक परत सी जम जाती है, इसको आप संक्षारण बोलते हैं। जैसे आप उदाहरण देखेंगे कि लोहे पर जंग लगना
या आप चांदी जो होती हैं, पायल्स वगैरह जो पैर में पहनी जाती हैं, पायल जो लेडीज पहनती हैं, वो चांदी की पायल आप उसको देखेंगे जब आप मार्केट से उसको लेके आते हैं तब उसको एकदम चमक रही होती है, धातु है, चमकेगी। लेकिन जब थोड़े टाइम के बाद वो नमी में, पैर पानी में जाता है, नमी में है, आसपास ऑक्सीजन है, वो क्या होती है, ब्लैक कलर की आपको उसके ऊपर एक परत दिखाई देती है। तो वो क्या है, मतलब वो संक्षारित हो गई है, खराब हो गई है। तो कोई भी धातु अपने आसपास की नमी आर्द्रता से क्रिया करके क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। वो क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। इसका बहुत बड़ा यूज है। डेफिनेशन आपको सिंपल लग रही होगी लेकिन इसका यूज बहुत बड़ा है। इसी तरीके से आप देखते हैं कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर की परत चढ़ जाती है, ठीक है। तो यही इसके उदाहरण भी हैं। दूसरा है आपका विकृत गंधिता। दूसरा क्या है, विकृत गंधिता, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है। आप इसमें देखेंगे विकृत गंधिता मतलब इसमें भी चीज़ों को खराब हो जाना, लेकिन उन चीज़ों का खराब होना जो आपकी वसा या तेलयुक्त पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं। उनमें क्या होता है, कुछ टाइम के बाद अगर आप उनको खुला छोड़ देते हैं तब कुछ टाइम के बाद उस पर क्या हो जाता है, उनके गंध में परिवर्तन हो जाता है, उनकी गंध अजीब सी बदल जाती है, जिसको विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता जो होती है, इससे बचने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। जैसे आप देखते हैं मार्केट में आप चिप्स वगैरह में आपका गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है जिससे वो खराब ना हो। या आप देखते हैं मार्केट में आजकल देखते हैं एयर कंटेनर आपको मिलते हैं, मतलब जिनमें एयर ना जा सके, ऐसे पदार्थ आपको मार्केट में अवेलेबल हैं। दूसरा आप इसको देखेंगे कि कोई भी खाने की चीज़ को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर उसकी वायु से क्रिया ना हो, ठीक है। तो विकृत गंधिता मतलब तेल, खुद से आप देख सकते हैं जो तेल से बनी चीज़ें होती हैं उनको थोड़े टाइम के बाद उनकी स्मेल में परिवर्तन आ जाता है। अगर आप उनको ऐसे ही कहीं भी रख देंगे, एयर टाइट बर्तन में नहीं रखेंगे या ऐसे खुले में रख देंगे तो उनकी आपको स्मेल ही चेंज लगेगी। तो वो प्रोसेस क्या है, आपका विकृत गंधिता है, ठीक है। मैंने बहुत कम टाइम में आपको कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन कराने की कोशिश की है। नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप नंबर आपको चैनल पर प्रोवाइड है, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल न्यू है तो उसको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वन शॉट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।